नमस्कार दोस्तों, राम टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वे का नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन ए क्यूबिक मीटर रेशियो दिया है, इन ए क्यूबिक मीटर 1:2:4 सीमेंट रेशियो, ठीक है। M15 का रेशियो होता है 1:2:4, ठीक है। यहाँ पर M15 गिवन होता है या रेशियो दिया है 1:2:4, ठीक है। पूछ रहा है सीमेंट कॉन्क्रीट हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। मीन्स पूछ रहा है कि अगर क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर को 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करना है, ठीक है। तो कितने नंबर्स ऑफ सीमेंट यूज़ होंगे। जहाँ पर हम ग्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, जो कंक्रीट का ग्रेड है M15 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो 1:2:4 गिवन है, इसका मतलब क्या है, M15 है, ठीक है। इसका मतलब है M15। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सीमेंट का बैग बताना है, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट का बैग कितना यूज़ होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं M15। यहाँ पर वॉल्यूम जो गिवन है, क्या करते हैं, फर्स्टली वॉल्यूम को 1 क्यूबिक मीटर गिवन है, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर दिया है, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो 1.52 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 को, ठीक है। यानी कि 1.52, इसका मतलब है कि 52% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। 52% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, जो ड्राई वॉल्यूम 1.52 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 1.52 क्यूबिक मीटर। और अगर सीमेंट की मात्रा पता करना है तो लिखेंगे सीमेंट की मात्रा लिखेंगे, सीमेंट इक्वल टू लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.52 क्यूबिक मीटर। ड्राई वॉल्यूम अपन सम ऑफ प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन में दिया है उसका क्या करना है, ऐड कर देना है, उसको कर देना है ऐड। तो यहाँ पर 1:2:4 के रेशियो में गिवन है, ठीक है। और हमें क्या कंटेंट ज्ञात करना है, सीमेंट पता करना है, ठीक है। तो सीमेंट इंटू सीमेंट का रेशियो, यानी सीमेंट कितना है 1 रेशियो सीमेंट है, 2 है सैंड, 4 है क्या है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्टली हम सीमेंट का जो ये ज्ञात कर रहे हैं वॉल्यूम ज्ञात होगा, यानी मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ड्राई वॉल्यूम के जगह पे रख देंगे 1.52, ठीक है, अपान 1 + 2 + 7, यानी कितना हो जाएगा 1.52 अपान हो जाएगा 7, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा इसका सीमेंट का आयतन आ जाएगा, तो यहाँ पर सीमेंट की मात्रा पता कर लेंगे। ड्राई वॉल्यूम को रेशियो से प्रपोर्शन से क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रपोर्शन से डिवाइड कर देंगे, यानी 1.52 अपान 7 करेंगे तो हमारा क्यूबिक मीटर में आ जाएगा 0.217 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और इसको अगर हमको क्या कहते हैं बैग में, नंबर्स ऑफ बैग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर्स ऑफ बैग में कन्वर्ट करना है तो पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg/m³, ठीक है। अपान बैग से, एक बैग में कितने आते हैं केजी, 50 kg, इसलिए 50 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाए किसमें, ये हमारा आ जाएगा इसमें, ठीक है, केजी में। kg/m³ होता है तो kg/m³ से मल्टीप्लाई करा दिया है मीटर क्यूब में, तो केजी बचा। और हमको पता है कि एक बैग में 50 kg आता है, तो इसलिए 50 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम नंबर्स ऑफ बैग कैलकुलेट हो जाएंगे, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। ये में है 6.6 बैग, ठीक है, 6.6 बैग। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, तो हमारा ये पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट 6.6 बैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग ऑफ फेयर प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज, ठीक है। किसी मौजूदा भवन की या किसी मौजूदा भवन या संपत्ति या प्रॉपर्टी कोई भी का उचित मूल्य ज्ञात करने की तकनीकी होता है, क्या होता है, वैल्यूएशन, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है वैल्यूएशन, फिर दिया है प्राइसिंग दिया है, वैल्यूएशन दिया है, एस्टिमेशन दिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राइसिंग मीन्स मूल्य निर्धारण, ठीक है।
या वैल्यूएशन में होता है क्या होता है, मूल्यांकन, यानी किसी चीज़ का मूल्यांकन यानी प्राइस बताना, ठीक है। एस्टिमेशन होता है किसी स्ट्रक्चर में तैयार होने में कितना क्या कहते हैं, कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो होता है एस्टिमेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वैल्यूएशन, यानी वैल्यू बताना, किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू बताना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वैल्यूएशन, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट व्हिच इज पेड एट टाइम ऑफ सबमिटिंग ये टेंडर इज नोन एज, ठीक है। निविदा जमा करने के समय मीन्स टेंडर जमा करने के समय भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में जाना जाता है अर्नेस्ट मनी एंड डिपॉजिट, सिक्योरिटी मनी, लाइसेंस मनी डिपॉजिट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। यानी कि जब टेंडर जमा कर रहे होते हैं, यानी द अमाउंट एट इज पेड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर, ठीक है। टेंडर जमा करते समय यानी निविदा को जमा करते समय जो भुगतान की जाती है राशि, ठीक है, जो राशि पे की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये पार्ट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है वंस ये टेंडर इज एक्सेप्टेड, ठीक है, जब टेंडर एक्सेप्ट कर लिया जाता है ये डिपॉजिट ऑफ 5% अबाउट 5% ऑफ टोटल अर्नेस्ट कॉस्ट, ठीक है, ऑफ वर्क इज नोन एज। एक बार निविदा स्वीकार कर ली जाती है, यानी जब क्या हो गया, टेंडर पास हो गया, ठीक है। जब टेंडर पास हो गया तो उसके बाद में कुछ टोटल एस्टीमेट है उसका 5% डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, जमा करना पड़ता है। यानी एक बार जब निविदा क्या हो करती है, स्वीकृत कर ली जाती है, तो जो एस्टीमेट हो गया उसका एस्टीमेट किया गया है उसका 5% एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि जो वर्क हो गया, वर्क को कंप्लीट होने के बाद में उसका क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने के बाद में वो 5% कर दिया जाता है रिटर्न, ठीक है। 5% क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है अगर कार्य उनके अनुसार हुआ है। जैसा कि दोनों में आपस में जैसा कि वो हुआ था, जो एग्रीमेंट साइन हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर काम पूरी हुई है, सब कुछ ठीक है, तो क्या करते हैं, जो 5% टेंडर सबमिट होना है, क्या है, टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद में स्वीकृति मिलने के बाद में जो 5% एक्स्ट्रा ली गई है, डिपॉजिट करी गई है, उसको कर दिया जाता है रिटर्न, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्नेस्ट मनी इज केप्ट अबाउट 2 यानी बयाना राशि के बराबर रखी जाती है, कितना, 1.5 से 2% ऑफ टेंडर कॉस्ट, जो टेंडर कॉस्ट है उसका 1.5 से 2%, 3 से 5%, 4 to 6% ऑफ टेंडर कॉस्ट, 8 to 10% ऑफ टेंडर कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अर्नेस्ट मनी इज केप्ट इक्वल टू, अर्नेस्ट मनी जो होती है कितनी रखी जाती है, याद रखेंगे 1.5 से 2%, 1.5 से 2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार, ठीक है, द अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क इज, ठीक है, कितना रखते हैं, 20%, यानी ईंट वर्क के लिए आवश्यक शुष्क सीमेंट मोर्टार, यानी कि अगर ड्राई, जैसे अभी ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते तो यहाँ पर पूछ रहा है ड्राई सीमेंट कितना % एक्स्ट्रा ली जाती है, ठीक है, ईंट वर्क करते समय, यानी ब्रिक मेसोनरी करते समय क्या किया जाता है, सीमेंट मोर्टार के समय कितना % शुष्क मोर्टार का कितना % अनुपात लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दिया है ऑप्शन 20%, 10%, 15%, 30%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%, ठीक है, यानी 30% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कब, जब सीमेंट मोर्टार का वर्क हो रहा होता है, या सीमेंट मोर्टार वर्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कंक्रीटिंग नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पर स्टील वगैरह नहीं ली जा रही है, यानी मोर्टार वर्क हो रहा है, ठीक है, गारा मसाला जिसे कहते हैं,
तो यहाँ पर कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, 30%। कॉन्क्रीटिंग में कितना लेके चलते हैं, कॉन्क्रीटिंग में 52%, ठीक है, 52%। तभी तो उसको 1.52 से मल्टीप्लाई कराते थे ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्नेस्ट मनी इज जनरली आस्क्ड टू डिपॉजिट। आमतौर पर बयाना राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। कब कहा जाता है, एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, यानी निविदा दस्तावेज की खरीद के समय, एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, यानी बोली जमा करने के समय। नेक्स्ट है एट टाइम ऑफ इंटरिंग द एग्रीमेंट, यानी समझौता करते समय जो एग्रीमेंट साइन करी जाती है उस समय, यानी सिक्योरिटी मनी कब जमा करने के लिए बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, यानी बोली जमा करने के समय क्या करा जाता है, अर्नेस्ट मनी को सबमिट करना पड़ता है, बोला जाता है अर्नेस्ट मनी को सबमिट करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिक्योरिटी मनी, अच्छा ये सेम है, ठीक। हाँ, कारपेट एरिया ऑफ रेजिडेंशियल में भी कितना परसेंट ऑफ प्लिंथ एरिया, यानी जो प्लिंथ एरिया का कितना परसेंट होता है कारपेट एरिया किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, यानी किसी आवासीय भवन में कारपेट एरिया प्लिंथ एरिया का कितना परसेंट भाग होता है, ठीक है। प्लिंथ एरिया का कितना परसेंट भाग होता है, तो जनरली 50 से 60%, तो यहाँ पर हम 50 से 65%, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कारपेट एरिया प्लिंथ एरिया का, ठीक है। कारपेट एरिया प्लिंथ एरिया का 50 से 60% लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक या एक्यूरेट एस्टीमेट होता है। एक्यूरेट मीन्स सटीक, एस्टीमेट मीन्स प्राक्कलन या अनुमान। सबसे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक अनुमान होता है या प्राक्कलन होता है, तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट दिया है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिक रेट एस्टीमेट। तो ये लगभग रफ एस्टीमेट के टाइप से हो जाते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और डिटेल्ड एस्टीमेट, सॉरी क्यूबिक रेट एस्टीमेट, ये सब हो जाते हैं रफ एस्टीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो जो रफ एस्टीमेट होते हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं होता एज कम्पेयर टू डिटेल्ड एस्टीमेट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है, सबसे मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट एस्टीमेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज। कार्यों की विभिन्न मदों की सही मात्रा ज्ञात करनी कहलाती है। फिर से देख लेते हैं, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क्स इज नोन एज, कि ठीक है, किसी भी कार्य का या कार्यों का विभिन्न यानी डिफरेंट आइटम्स का क्वांटिटी पता करना क्या कहलाता है, एस्टीमेट मीन्स प्राक्कलन करना, या क्वांटिटी सर्वे या वैल्यूएशन। तो हमको यहाँ पर क्वांटिटी की बात करी जा रही है कि क्वांटिटी सही मात्रा में पता करना, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, सही मात्रा में पता करना। तो हमको पता है कि क्वांटिटी सर्वे में ही क्वांटिटी को पता करी जाती है। तो हम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटिटी सर्वे, यानी सेकेंड पार्ट बी पार्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटिटी सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क नंबर्स ऑफ ब्रिक यूज्ड इन 10 क्यूबिक मीटर प्रबलित, हाँ ठीक है, इसका हिंदी वर्जन लिखा है, 10 क्यूबिक मीटर प्रबलित ईंट कार्य के लिए प्रयुक्त ईंटों की संख्या। हमको यहाँ पर बताया गया है कि 10 क्यूबिक मीटर के लिए क्या बोला गया है, 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर्स ऑफ ब्रिक पता करने हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ ब्रिक पता करने हैं। हमको पता है 1 क्यूबिक मीटर में क्योंकि पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में बता दिया है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स को पता करना कि कितने क्यूबिक मीटर में कितने आयतन में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक होंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं कि नंबर्स ऑफ एक क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग 10 क्यूबिक मीटर में पता कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फर्स्टली क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ ब्रिक, ठीक है, नंबर्स ऑफ ब्रिक
कितने के लिए? 1 क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर। तो हमको एक ईंट का हमें डायमेंशन पता है, ठीक है। विद मोर्टार होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको सेंटीमीटर को क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और आयतन बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर, ठीक है, इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 1000 हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा, अपान 2 बचेगा, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर में कितने आ गए? नंबर्स ऑफ ब्रिक कितने? 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आ गए ना, 500 ब्रिक्स आ गए। नंबर्स ऑफ ब्रिक कितने हो गए? 500 ब्रिक्स कितने में? 1 क्यूबिक मीटर में। और यहाँ पर पूछा 10 क्यूबिक मीटर के लिए, बताओ, तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा? 5000। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन 5000 है, वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगेंगे तो 10 क्यूबिक मीटर में कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 5000 ब्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया? डी पार्ट 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिवाइज्ड एस्टीमेट विल बी प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल एस्टीमेट इज लाइकली टू एक्सीड मोर देन। क्वेश्चन कह रहा है कि रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत कब पड़ती है? ओरिजिनल एस्टीमेट से कितना मात्रा इंक्रीज हो जाए या कितना मूल्य बढ़ जाए, कितना प्राइस बढ़ जाए तो हमको क्या होता है? रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है संशोधित अनुमान तब तैयार की जाती है, यानी रिवाइज एस्टीमेट तब तैयार की जाती है जब मूल अनुमान से, यानी जो ओरिजिनल एस्टीमेट है उससे कितना परसेंट बढ़ जाए। हमने बताया था जब 5% से इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। 5% से ओरिजिनल एस्टीमेट से इंक्रीज कर जाएगा तो वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है रिवाइज एस्टीमेट की, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लीड एंड लिफ्ट इज द टर्म यूज्ड इन, यानी लीड और लिफ्ट वो शब्द है जिसका प्रयोग करा जाता है किसमें? अर्थवर्क में, टेंडर नोटिफिकेशन में, साल्वेज वैल्यू में। तो हमने पढ़ा था कि लीड होता है, ये लिफ्ट होता है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यानी यहाँ से बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लीड, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? जो वर्टिकल में है मेंबर, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिफ्ट, यानी उठा हुआ पोर्शन, ठीक है। तो किस में होता है ये? इसमें होता है अर्थवर्क में, ठीक है, अर्थवर्क में, ठीक है, होता है। ये टर्म कहाँ उपयोग किया जाता है? अर्थवर्क में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये पार्ट, अर्थवर्क में, ठीक है। निविदा यानी टेंडर नोटिफिकेशन में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बात। साल्वेज वैल्यू होता है जब क्या होता है? बिल्डिंग यूजेबल लाइफ उसकी नहीं बची, यानी कि जितने टाइम तक उसको यूजेबल था उसे यूज़ करा गया, उसके बाद में जो साल्वेज बचा, यानी बिना बिल्डिंग को बिना डिसमेंटल किए जो प्रॉपर्टी बची उसको क्या कहते हैं? वही होता है जो बिल्डिंग बची, ठीक है, उसको बेचना या उसका वैल्यू पता करना, वही होता है, क्या होता है? साल्वेज वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू होता है जब किसी भी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देते हैं, उसकी यूजेबल लाइफ के बाद में उसको डिसमेंटल कर देना और जितना उसकी वैल्यू हो डिसमेंटल्ड पदार्थ की या डिसमेंटल की गई उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है क्या? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया अर्थवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लेबर एज द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। भवन की कुल लागत के प्रतिशत के रूप में पूर्ण श्रम के अनुमानित लागत है। कहने का मतलब है जो टोटल जो, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी बिल्डिंग में टोटल कॉस्ट लगने वाली है उसका कितना परसेंट लेबर चार्ज लेके चलते हैं, कि यानी कि लेबर का खर्चा, ठीक है, कि लेबर का जो देने वाले हैं, मतलब लेबर में कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी जो बिल्डिंग में जितना परसेंट खर्च होने वाला है उसमें से कितना परसेंट लेबर कॉस्ट लेके चलते हैं, ठीक है, लेबर चार्ज। तो हम बता दें यहाँ पर
25% लेके चलते हैं, ठीक है। यानी 1/4 पार्ट किसके लिए, 1/4 पार्ट लेबर चार्ज, 1/4 पार्ट ऑफ किसी भी टोटल कास्ट का, किसी भी स्ट्रक्चर के कॉस्ट का कितना, 25% लेबर चार्ज लगता है किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, याद रखेंगे 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी, यानी जो डैम प्रूफ कोर्स है उसको मापने की इकाई है। तो बता दें हम यहाँ पर कि डीपीसी को किस में मेज़र किया जाता है, ठीक है। पहला है स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में, मीटर में, क्विंटल में। तो हमने क्विंटल में नहीं करना है, मीटर में नहीं करना है, स्क्वायर मीटर में इसको कैलकुलेट करी जाती है। यानी डीपीसी को किस में मेज़र करते हैं, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इज नॉट काउंटेड इन क्यूबिक मीटर इफ द ब्रिक वर्क इन आर्चेस, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क या 1.5 यानी 1.5 ब्रिक्स यूज वाल, ठीक है, या हाफ ब्रिक वाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है ईंट की, हमको पता है कि ब्रिक वर्क को या मैसनरी को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, बट कह रहा है कि ईंट वर्क या ब्रिक वर्क है जिसको हम क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें ब्रिक वर्क इन आर्चेज, इसको भी हम किस में करते हैं मेजर, क्यूबिक मीटर में करते हैं। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, इसको भी क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है 1.5 यानी डेढ़ ईंटे का यूज़ कर रहे हैं वाल, ठीक है, उसको किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। बोल रहा है हाफ ब्रिक वाल, हाफ ब्रिक वाल होता है जो पार्टीशन वाल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस पे इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं आजकल वैसे भी क्या कहते हैं, लोड भी बेयर करने के लिए भी हाफ ब्रिक वाल लगाते हैं, लेकिन जनरली किस लिए अभी तक करते थे, पार्टीशन वाल के पर्पज़ से, ठीक है। बट हाफ ब्रिक वाल जो है उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर किया जाता है हाफ ब्रिक वाल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट हाफ ब्रिक वाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट, ठीक है, डिटेल्ड एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिक रेट एस्टीमेट, ऑल द एबव। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुमान है, ठीक है, यानी कि जो क्या कहते हैं हाईली करेक्ट एस्टीमेट है, ठीक है, हाईली करेक्ट या मोस्ट एक्यूरेट है। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और क्यूबिक रेट एस्टीमेट, ये दोनों तो रफ एस्टीमेट के प्रकार होते हैं, यानी ये दोनों एक्यूरेट नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है, डिटेल्ड एस्टीमेट विस्तृत अनुमान, ठीक है, या प्राकलन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, ठीक है, आरसीसी वर्क में कॉन्क्रीट का मेजरमेंट करते हैं, किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में, या मीटर में, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसीसी वर्क को, ठीक है, आरसीसी कंक्रीट वर्क को हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, हमें पता है क्योंकि पहले से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट आप 1:2:4 मिक्स विल बी, अभी इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि जो सीमेंट की मात्रा आई थी, कितनी आई थी, सीमेंट की मात्रा आई थी 6.25 या 6 पॉइंट समथिंग बैग आया था, ठीक है, ये बैग नंबर साफ बैग आया था, ठीक है, नंबर साफ बैग आया था ये सीमेंट की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हाँ सैंड को भी यहीं पर कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो क्या कर सकते थे, जैसे सीमेंट की मात्रा ज्ञात किए थे वैसे सेम सैंड की भी मात्रा ज्ञात करेंगे, उसको किस में मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो क्या करते, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम लिख देते, ड्राई वॉल्यूम कितना अभी कैलकुलेट किया, 1 क्यूबिक मीटर का 1.52 यानी 52 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1.52 से मल्टीप्लाई क्यों करा देंगे, क्योंकि हम इंक्रीज लेते हैं कितना परसेंट, 52% इंक्रीज वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, अपॉन प्रपोर्शन समा प्रपोर्शन यानी 1:2:4। और यहाँ पर सेंड की बात कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करा देते 2 से, ठीक है। अगर एग्रीगेट की बात कर रहे होते तो किससे मल्टीप्लाई कराते, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते, सिर्फ यही चेंज होता, ठीक है, सिर्फ यही चेंज होता, ये पोर्शन चेंज होता, यहाँ पर सैंड का
वो लिख देते हैं क्या चीज़, प्रपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होता, सॉरी एग्रीगेट का अगर पता कर रहे होते तो यहाँ पर 4 लिखते, क्योंकि एग्रीगेट की मात्रा 4 है, 4 प्रपोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास कंक्रीट इज यूजुअली, द्रव्यमान कंक्रीट के मापन की आमतौर पर होती है, किसमें होती है, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, रनिंग मीटर में। तो क्यूबिक मीटर यानी मास कंक्रीटिंग यूज कर रहे हैं तो हमको पता है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर तो बिल्कुल नहीं होगा, रनिंग मीटर भी नहीं, नन ऑफ दिस भी। यहाँ पर क्यूबिक मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइटम ऑफ स्टील वर्क व्हिच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्टील के कार्य यानी स्टील वर्क को, वैसे स्टील को किस में मेजर करते हैं, स्टील को मेजर करते हैं क्विंटल में, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें से किस वर्क को, कौन से स्टील वर्क को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग स्क्वायर मीटर में ही करते हैं इसे, ठीक है, मीटर स्क्वायर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। यह हमारा 46 क्वेश्चन है, यानी वेंटिलेटर और ग्लेजिंग को किस में करते हैं मेजर, मीटर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। सेकंड है कोलैप्सिबल गेट, इसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। शटरिंग रोलिंग शटर, इसको भी स्क्वायर मीटर में, यानी यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, सबको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ये हाईवे, ठीक है, इफ फॉर्मेशन लेवल ऑफ ये हाईवे हैज़ ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर द पर्टिकुलर लेंथ एंड ग्राउंड इज आल्सो हैविंग ए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड अर्थवर्क में बी कैलकुलेटेड बाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राजमार्ग के निर्माण स्तर में एक विशेष लंबाई के लिए एक समान स्लोप यानी एक समान ढाल और जमीन में एक अनुदैर्ध्य ढलान, ठीक है, हो तो भूकंप की गणना की जाती है, ठीक है। भूकंप नहीं तो अर्थवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थवर्क, भूकंप नहीं, ठीक है, गलत दिया है, तो यहाँ पर अर्थवर्क, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं हिंदी में कुछ त्रुटि हो गई, गलती हो गई होगी, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा ध्यान देंगे। इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ हाईवे हैज़ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर द पर्टिकुलर लेंथ एंड ग्राउंड इज आल्सो हैविंग लॉन्गिट्यूडनल स्लोप द अर्थवर्क में बी कैलकुलेटेड, यानी यहाँ पर अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। अर्थवर्क किस फार्मूले से या किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या है थ्योरी वाले क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो कौन से मेथड से कर सकते हैं, मिड सेक्शनल मेथड, ट्रेपोजाइडल मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड, इन सभी मेथड से क्या कर सकते हैं, अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन या किसी भी फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 मेरा है, द मेन फैक्टर ऑफ कंसीडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग ये डिटेल्ड एस्टीमेट इज मीन्स एक विस्तृत अनुमान या विस्तृत डिटेल्ड एस्टीमेट यानी विस्तृत प्राकलन तैयार करते समय जिन तथ्यों पर या जिन कारकों पर विचार किया जाता वह हैं, क्या हैं, क्वांटिटी मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल या ऑल द एबव, या ऊपर के सभी तथ्य सही हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटिटी मटेरियल, कि क्वांटिटी मटेरियल कितनी लगेगी, यानी कि कितना क्या कहते हैं, कितना मटेरियल लगने वाला है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या कहते हैं, डिटेल एस्टीमेट के समय ध्यान रखेंगे, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि साइट पर कौन कौन से मटेरियल पहुंचने में कितनी अवेलेबिलिटी यानी आसपास से मिल जा रहा है या अवेलेबल जो है मटेरियल वो बहुत दूर से लाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना, अगर बहुत दूर अवेलेबल है वो मटेरियल तो क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किन बातों पर डिटेल एस्टीमेट यानी ये सब जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, कि यानी कि डिटेल एस्टीमेट बनाते समय इन पर ध्यान रखना है। तो ऑल द एबव यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यानी सभी पर ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, ठीक है, कि मेजरमेंट इज नॉट मेजर्ड
इज नॉट मेड या नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किस केस में हम स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते हैं? तो पहला दिया है डीपीसी, हमें पता है स्क्वायर मीटर में इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। फॉर्मवर्क भी तैनी तख्ताबंदी, इसको भी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट जेफरीज, ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट जेफरीज, तो इसको भी स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीसी छज्जा, तो इसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आरसीसी छज्जा को किस में मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, आरसीसी छज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटेंशन पीरियड ऑफ ये सेप्टिक टैंक, यानी सेप्टिक टैंक की डिटेंशन पीरियड या डिटेंशन अवधि कितनी होती है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। डिटेंशन पीरियड ऑफ ये सेप्टिक टैंक, डिटेंशन पीरियड का सेप्टिक टैंक का डिटेंशन पीरियड कितना होता है? 20 मीटर, 30 मीटर, 15 या 45 मीटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट 30 मिनट्स। गलती से मीटर बोला है बट मिनट्स होंगे, ठीक है। डिटेंशन टाइम यानी समय की बात कर रहे हैं, तो मीटर में मिनट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 30 मिनट्स, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।